जी बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.3 पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? आपके सामने ए ऑप्शन, बी, सी और डी। इनमें आपको बताना है कि ए किससे निरूपित नहीं होगा। तो हम देखते हैं। जैसे कि इसको देखें अपन पहले वाले को, तो 1 धन 0 बराबर 1, ये तो ठीक। 0 गुण 0, 0 में 0 का गुणा होगा 0 आएगा। 0/2, किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं, जैसे 2 शून्यम शून्य, तो आंसर 0 आएगा। इसके बाद बात करें इसकी चौथे नंबर की, 10 - 10/2, तो धन के 10 ऋण के 10, तो 0/2 तो 0। तो इस प्रकार से हमने देखा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, केवल 0 यहाँ नहीं आया। तो अन्य फिर से अपन प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? तो आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर का, इससे शून्य निरूपित नहीं हो रहा है। दूसरा प्रश्न देखें, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक पूर्ण संख्याएं। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, मतलब यदि हम दो संख्याओं का गुणा करें तो 0 प्राप्त हो, जैसे 0 किसी संख्या का 0 में गुणा करो आप, 0 आएगा, या 0 का 0 में गुणा करो तो 0 आएगा। अगर 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 आएगा, 0 नहीं आएगा। मतलब इसमें हमने देखा कि जब हम यहाँ गुणा कर रहे हैं तो कम से कम एक संख्या 0 है। एक संख्या, दो में से, दो पूर्ण संख्याओं में से एक संख्या 0 है, या दोनों 0। तो वो इनने पूछा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? उदाहरण देके समझाइए। तो अपन लिख देंगे हल। तो अपन उदाहरण के लिए अपन कोई भी संख्या ले लें, जैसे एक गुणित, उदाहरण 1 गुणित 0 बराबर 0, 2 गुणित 0 बराबर 0, 3 गुणित 0 बराबर 0, 4 गुणित 0 बराबर 0। ऐसे करते जाएंगे। तो एक संख्या हमने एक ली, एक 0 लिया, जब इन दोनों का गुणा करा 0 आया, या 0 गुणित 0 बराबर 0। तो जो ये कह रहे हैं, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? तो हम लिख देंगे हाँ, हाँ हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0
चाहिए, क्योंकि हमें शून्य प्राप्त करना है तो कम से कम एक, क्योंकि शून्य कब प्राप्त होता है, जब किसी संख्या में शून्य का गुणा हो या शून्य का गुणा शून्य में हो, तब तो हमने जी करके देख लिया, उदाहरण हो जाएंगे जी। आप और कोई संख्या भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम एक शून्य होना चाहिए। अगर दो कोई दूसरी संख्याएं लोगे शून्य के अलावा, तो आपका शून्य आंसर प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 3, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए? तो सबसे पहले हम ऐसी दो संख्याएं लेते हैं जिसमें एक जगह तो 1 हो, लेकिन दूसरी जगह दूसरी संख्या हो, तो हम गुणा कर रहे थे, तो हम संख्या ले लेते हैं 1 गुणित 2। आंसर कितना आ गया? 2। 1 गुणित 3। इसके पहले हम ले सकते थे 1 गुणित 1 बराबर 1, 1 गुणित 4 बराबर 4। तो जब हमने यहाँ पर गुणा करा, तो जब 1 का गुणा 1 में कर रहे तो 1 प्राप्त हो रहा, लेकिन जब 1 का गुणा 2 में कर रहे तो ये कह रहे इनमें से एक या दोनों, तो हम लिख देंगे गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए दोनों 1 के बराबर होनी चाहिए। अर्थात दोनों ही संख्या 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ भी 1 लेंगे, 1 और 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। देखिए प्रश्न, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम पहले भी कर चुके हैं इस विधि का प्रयोग, एक बार फिर से देख लें। यहाँ 728 को गुणा 101 में करना तो है, लेकिन उनका वितरण विधि का मतलब होता है, इसको हम लिख लें 100 धन 1। तो 728 गुणित 100 धन 728 गुणित 1। अब जीरो वाली संख्या का गुणा करना आसान हो जाता है। 0 0 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 1 सत्ते। ऐसे 1 का गुणा करेंगे 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 1 सत्ते 7। हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। शून्य में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है, शून्य में कोई भी संख्या जोड़ते हैं वही संख्या आ जाती है। 8 7 15 की 5 हाथ चलाई 1, 3 7, तो आंसर आ गया 73,528। दूसरा देख लेते हैं फल, 5,437 गुणित 1001। वितरण नियम लगाना, तो इसको भी हम 1000 धन 1, इसका गुणा 1000 में होगा, 1 में होगा, गुणित 1000 धन 5,437 गुणित 1, 0 0 0, 1 सत्ते 7, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5। 1 का गुणा 1 सत्ते 7, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5। हम इनको जोड़ लेते हैं, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। हमेशा याद रखो इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए संख्या। अब शून्य में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है।
7 और अब इनको ऐसे जोड़ लिया करो, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे, 2 और बची तो 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 5, आंसर आ गया 5 4 4 2 4 3 7। प्रश्न सी 824 गुणित 25, 25 को लिख लेंगे हम 20 धन 5, 824 गुणित 20 धन 824 गुणित 5, 0 का 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, इसका ये आ गया। इसके बाद 5 चौके 20 का 0, हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 की 2, हासिल 1, 5 अच्छे 40 और 1 41, इन दोनों को जोड़ना है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार। इस पर 0, 8 10 का 0, हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 6 और 4 10 का 0, हासिल 1, 1 और 1 2, तो आंसर आ गया इतना। इसके बाद इसको देखें 4275 गुणित 125। अब हम इसको देखेंगे तो इसको हम 100 20 5 इस प्रकार से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4275 गुणा पहले 100 में होगा, फिर 20 में होगा, फिर 5 में होगा। तो 4275 गुणित 100 धन 4275 गुणित 20 धन 4275 गुणित 5 है जी, ध्यान से। अब इसका गुणा और यहाँ से कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 0 0 और 1 पंजी 5, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 1 चौके 4 धन यहाँ 0, 2 का 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 2 सत्ते 14, 14 1 15 की 5, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौके 8। यहाँ पर 5 का गुणा करना है, 5 25 की 5, हासिल 2, 5 7 35, 35 और 2 37 की 7, हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 की 3, हासिल 1, 5 चौका 20, 20 और 1 21। अब हमें इन सबको जोड़ना है। यहाँ पर इनको हम लिख लेंगे, इकाई के नीचे इकाई, 5 7 3 1 2 धन। अब 5 के 5, 7 के 7, 5 5 10, 10 और 3 13 के 3, हासिल 1, तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14 4, हासिल 1, 8 और 10, 10 और 2 12, 12 1 13 की 3, हासिल 1 और 4 और 1 5। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद एक और इसको देखते हैं हल। 504 गुणित 35, तो हम 504 गुणित इसको लिख देंगे हम 30 धन 5। इसका मतलब 504 का गुणा 30 में होगा, 5 में होगा, तो 504 गुणित 30 धन 504 गुणित 5। अब 0 का 0, 3 का पहाड़ा 4 में पड़े, 3 को 12 की, तो हासिल 1। अब 3 का पहाड़ा 0 पड़ेंगे, तो 3 शून्यम 0,
तो 1 का 1, 3 5 15। किसी संख्या में शून्य का पहाड़ा पड़े या शून्य का पहाड़ा किसी संख्या में पड़े, शून्य ही आएगा। 4 5 चौका 20 का शून्य, हासिल 2, 5 शून्य शून्य की जगह पे 2, 5 25, 15,120, जीरो के नीचे 0, 2 5 2, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार। 0 2 2 4, 5 और 1 6, 5 और 2 7 1। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाता है आपका 17,600। प्रश्न क्रमांक 5वां, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। यहाँ देखें 1 गुणित 8 धन 1 बराबर 9। अब 1 के साथ में 2 लिख दिया, 12 बन गए, गुणा 8, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 जोड़ दिए, तो यहाँ 9 के बाद 8। यहाँ देखें जो संख्या यहाँ बढ़ा रहे हैं वही संख्या यहाँ जोड़ रहे हैं, और इसके बाद 9 से 1 कम 8, 9 और 8 तो आए, 8 से 1 कम 7, और आगे देखो 3 के बाद 4 को और बढ़ा दिया, 8 गुणा में है ही। अब जो यहाँ बढ़ा है उसी को यहाँ प्लस करा, और यहाँ भी 3 तो थी, उसके बाद ऐसे यहाँ 5। तो उन्होंने कहा अगले 2 चरण लिखिए, तो हम इसके आगे लिख रहे हैं। 5 के बाद हम लिख देंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6, गुणा में 8 ही रहेगा। अब 6 लिखा हमने, तो हम 6 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ये जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं हम सब लिख देंगे। 5 तक तो लिखी थी, ठीक है, लेकिन अब हमें एक और बढ़ाना है तो एक कम आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 गुणित 8, 7 यहाँ लिखा तो 7 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 8 9 8 7 6 5 4 3, यहाँ पर बढ़ती जा रही संख्या, यहाँ पर भी बढ़ती जा रही संख्या, जो यहाँ बढ़ाते हैं वो यहाँ जोड़ते हैं, देखिए आप। और यहाँ पर 9 अकेला था, 9 के बाद 8, फिर 9 और 8 के बाद 7, फिर 9 8 7 6, फिर 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5 4, 9 8 7 6 5 4 3, और आगे भी हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर घटा रहे हैं संख्याएं, तो एक पैटर्न, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें पूछा है, अगले चरण लिख दिए कि आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है। तो प्रतिरूप एक प्रकार से हमें इन हल करने की एक अलग विधि बताता है प्रारूप के, हम ऐसा करके भी इनको बिना हल करे इस प्रकार के प्रारूप को बना सकते हैं। तो हम इसी को देख के, हमने इसको ही देख के, इस पैटर्न को देख के आगे, इस पैटर्न को देख के कैसे, यहाँ बढ़ाया ने 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो हमने बढ़ा दिए 6 और 7। इनने 1 था तो 1 जोड़ा, 2 था तो 2 जोड़ा, 3 थे तो 3 जोड़े, तो हमने भी 6 बढ़ाया तो 6 जोड़ दिया, 7 बढ़ाए तो 7 जोड़ दिए। यहाँ वो घटा रहे हैं, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद फिर हमने लिख दिया 4, और 4 के बाद 3। तो इस प्रकार से ये प्रतिरूप